Acha bachcha, starting with the name of Allah Almighty. In today's lecture we are going to start chapter number 13 of your subject, that is financial accounting 2. Chapter number 13 is all about the accounting for corporation. First of all, we have certain introduction regarding the chapter. The first topic is basically the corporation. What is corporation? You should have the simple idea. A corporation is entity created by law that is separate from its owners. यानी हम जब किसी corporation की बात करते हैं, we are not talking about any person, we are not talking about the board of directors, we are not talking about the executive director, chief executive, chairman, डायरेक्टर, वट्स सो एवर द पर्सन इज़. हम किसी बंदे के बारे में बात नहीं कर रहे. वी आर टॉकिंग अबाउट एन एंटिटी, एंटिटी कंसीडर्ड बाय लॉ, यानी जिसे कानून एक चीज़ को कंसीडर करे. हम जब अगर फॉर एग्जांपल हम पेप्सी कोला की बात करते हैं, पेप्सी कोला जब हम पेप्सी कोला की करेंगे तब हम किसी एक बंदे की बात नहीं करेंगे, हम पूरी कॉरपोरेशन, पूरी ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल कंसीडरेशन लेके आएंगे कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं. ठीक हो गया. इसमें हमारी कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती हैं कॉरपोरेशन की. सबसे पहली बात जो आपको कंसीडर करनी है कॉरपोरेशन की, कि जब हम किसी कॉरपोरेशन को पैसे देते हैं, हम किसी बंदे को पैसे नहीं देते, हम उस ऑर्गेनाइजेशन को पैसे देते हैं. जब हम किसी कॉरपोरेशन को सू करते हैं, हम उसे कोर्ट में लेके जाते हैं, हम किसी बंदे को कोर्ट में नहीं लेके जाते, हम ऑर्गेनाइजेशन को कोर्ट में लेके जाते हैं. जब हम कोई भी इकदाम करते हैं, हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के बंदे के बारे में नहीं करते, हम पूरी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में एक इकदाम करते हैं. फॉर एग्जांपल वी हैव द रीसेंट इंसिडेंट कि जिसमें हमारे एक कॉन्सेप्ट आया जी, लू बिस्किट के ख़िलाफ़ या लू कंपनी के ख़िलाफ़ हमने डिसीजन लिया कि द प्रोडक्ट्स ऑफ द लू कंपनी शुड नॉट बी परचेज. वो हम पूरी लू कंपनी को कंसीडरेशन में लेके आ रहे हैं, हम किसी एक बंदे की वजह से एक एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं. ठीक हो गया. अब करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉरपोरेशन की जब हम करेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, सर्टेन एडवांटेजेस एंड सर्टेन डिसएडवांटेजेस. एडवांटेजेस की बात करें कि सेपरेट लीगल एंटिटी, एक सेपरेट लीगल एंटिटी के बारे में बात कर रहे हैं, उसकी एक इनफरादियत है, दैट इज़ अ सिंगल सेपरेट आइडेंटिटी, जिसके बारे में हम कोई एक्टिविटी परफॉर्म करें या कोई एक्टिविटी लेके चल रहे हैं. लिमिटेड लाइबिलिटी. ठीक है. अब यहाँ पे जब हम सोल प्रोप्राइटरशिप और कॉर्पोरेट पार्टनरशिप की बात करते थे तब हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता था कि वहाँ पे हर डिसीजन, हर काम एक सिंगल बंदे या दो लोगों या दो से ज़्यादा लोगों के पार्टनर्स के दरमियान होता था. उन्होंने ही बिल भरने हैं, उन्होंने ही क्या कहते हैं तमाम लाइबिलिटीज़ पे ऑफ करनी है, उन्होंने तमाम एक्टिविटीज़ करते हैं. लेकिन जब हम लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ कॉरपोरेशन की बात करते हैं तो मैंने जिस कंपनी के पे शेयर्स परचेज़ किए हुए हैं, लेट्स सपोज मैंने 100 रुपीज़ के 10 शेयर्स परचेज़ किए हुए हैं पेप्सी कोला कंपनी के, आई एम लाइबल टू डैट 100 रुपीज़. यानी जब भी कंपनी को लॉस होगा मुझे सिर्फ 100 रुपये का लॉस होगा, क्योंकि मेरी लाइबिलिटी लिमिटेड है. दो कि कंपनी के जो एसेट्स हैं वो मिलियंस में है, बिलियंस में है, आई एम नॉट आंसरेबल टू द अमाउंट बियॉन्ड डैट 100 रुपीज़. मैं 100 रुपीज़ से ऊपर की वैल्यू का जवाबदेह नहीं हूँ. ठीक है. ट्रांसफरेबल ओनरशिप राइट, या सबसे बड़ी करेक्टरिस्टिक या जो है ना एडवांटेज जो हमें मिलता है किसी भी कॉरपोरेशन के अंदर, कि वहाँ पे हमारी जो ओनरशिप है वो ट्रांसफरेबल होती है. मैं अभी शेयर्स परचेज 10 शेयर्स मेरी जेब में है. ठीक है. मैंने उसे किसी और बंदे को ऑफर की कि सर आई वांट टू सेल दिस शेयर्स. उसने कहा ठीक है मैं आपसे ये शेयर्स परचेज कर लेता हूँ, तो ओनरशिप ट्रांसफ़र हो गई. ऑलवेज रिमेंबर कि जब एट द वेरी फर्स्ट टाइम व्हेन द कंपनी इशूड द शेयर्स, तब कंपनी ने शेयर्स को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया. ठीक हो गया. उसके बाद जब उसके वो जो बंदा जिसने वो कंपनी के शेयर्स परचेज किया वो आगे उन शेयर्स को सेकेंडरी मार्केट में सेल करेगा, ऑनरशिप चेंज होती रहेगी. अब हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है, अगर हम इसी पॉइंट के ऊपर बात करें कि ठीक है सर उसने अपनी ऑनरशिप ट्रांसफ़र कर दी, क्या जब भी कंपनी डिविडेंड अनाउंस करेगी कंपनी का डिविडेंड उसी बंदे को मिलेगा या जो जिस बंदे ने नया उस शेयर को परचेज किया उसको मिलेगा? यानी मैं आपको एक बात कहूँ कि एबीसी कंपनी है, एबीसी कंपनी इशूड एबीसी कंपनी इशूड 10 शेयर्स. ठीक है. कंपनी ने 10 शेयर्स इशू किए फॉर एग्जांपल अली को. ठीक हो गया. लेटर द अली सोल्ड द शेयर्स टू रहमान. ठीक है. When the company issued the shares for the very first time, they registered Ali as their owner, as their shareholder. ठीक हो गया. अब अली ने आगे वो शेयर्स किसे सेल कर दिए हैं? रहमान को सेल कर दिए. अब अली ने रहमान से क्या ले लिया? डॉलर अमाउंट ले लिया. कंपनी
इज़ नॉट लाइबल, कंपनी हैज़ नो आइडिया कि शेयर्स इस वक्त किसके पास है। कंपनी अपना डिविडेंड, वो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट क्या है, डिविडेंड, द प्रॉफिट दैट वी आर लाइबल टू पे ऑन द शेयर्स आफ्टर इट्स डिक्लेरेशन। हमने कहा कि जब भी हम कंपनी के डिविडेंड अनाउंस करेंगे, एबीसी कंपनी ने कहा कि पर शेयर हम $1 डिविडेंड दे रहे हैं, प्रॉफिट दे रहे हैं अपने शेयर होल्डर्स को, तो जिसका नाम उसके बुक्स ऑफ अकाउंट में रजिस्टर्ड हुआ पड़ा होगा, हम उसी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करेंगे। अब क्वेश्चन आता है कि सर अगर रहमान चाहे कि वो डिविडेंड के पैसे रहमान को मिले, तो रहमान को क्या करना होगा? रहमान विल हैव टू कॉन्टैक्ट टू एबीसी कंपनी एंड विल हैव टू रजिस्टर हिज नेम in the books of account of the company, ताकि जब भी कंपनी अपने डिविडेंड को इशू करे तो वो रहमान के पास है। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद है ट्रांसफरेबल ओनरशिप। ठीक है, कंटिन्यूस लाइफ। कंटिन्यूस लाइफ इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कॉरपोरेशन, क्योंकि पेप्सी कोला कंपनी वॉज प्रेजेंट 150 ईयर्स अगो। क्या तमाम लोग जो शेयर होल्डर्स थे पेप्सी कोला कंपनी के, दे आर अलाइव टुडे? नो। जो उस वक्त शेयर होल्डर्स थे वो शायद आज जिंदा भी नहीं है, लेकिन ओनरशिप क्योंकि ट्रांसफ़र हो गई है तो उसकी लाइफ कंटिन्यूस है। कंपनी और द कॉरपोरेशन विल हैव अ कंटिन्यूस लाइफ अनटिल द डेट ऑफ लिक्विडेशन। जब तक कंपनी कोई फैसला ना कर ले कि जी हम कंपनी को वाइंड अप कर रहे हैं, हम कंपनी को सेल आउट कर रहे हैं, हम कंपनी को खुद ख़त्म कर रहे हैं, तब तक उसकी लाइफ कंटिन्यूस रहती है। जबकि जो सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप की जब हम बात करते हैं, जो सोल प्रोप्राइटर है वो जब जैसे ही वो बंदा फौत होता है तो बिज़नेस ख़त्म हो जाता है या फिर उसके बच्चों में ट्रांसफ़र हो जाता है। लेकिन एक बंदे या पार्टनरशिप की ज़िंदगी तक वो बिज़नेस रहता है, लेकिन उसके बाद बिज़नेस ख़त्म होने के चांसेस बन जाते हैं। जबकि कॉरपोरेशन में ऐसा नहीं है। एक शेयर होल्डर अगर फौत हो जाए या ज़िंदा ना रहे तो अगले शेयर होल्डर, वो शेयर्स उसकी फैमिली को ट्रांसफ़र होंगे, जबकि जो मिलियंस ऑफ शेयर होल्डर्स हैं कंपनी के, वो एज इट इज़ अलाइव रहेंगे और कंपनी अपनी लाइफ गुजारती रहेगी। ठीक हो गया। इसके बाद है लैक ऑफ म्यूचुअल एजेंसी ऑफ स्टॉक होल्डर्स। अब यहाँ पे एक बात है कि जब हम पार्टनरशिप में बात करते हैं वहाँ पे म्यूचुअल कॉपरेशन का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, जब हम पार्टनरशिप की बात करते हैं म्यूचुअल कॉपरेशन का कॉन्सेप्ट आता है। वो आपस में एक बाहमी ताल्लुक़ कायम होता है, वो मिलजुल के कोई एक्टिविटी करते हैं। जबकि स्टॉक होल्डर्स में ऐसी चीज़ होना कंसीडरेशन में ही नहीं है। मतलब स्टॉक होल्डर्स क्या, किस वजह से हमने कॉन्सेप्ट एक पढ़ा था एजेंसी प्रॉब्लम का, एजेंसी थ्योरी का। एजेंसी थ्योरी रिकॉल करता हूँ। एजेंसी थ्योरी क्या होती है कि व्हेन यू विल हैव द म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन प्रिंसिपल एंड द एजेंट। प्रिंसिपल कौन है? जिन्होंने पैसा प्रोवाइड किया। हम यहाँ पे जब बात करते हैं शेयर होल्डर्स के बारे में बात करते हैं। Whenever we have the agent, we are talking about the manager of the company, जो कि मैनेज करते हैं। और ये कौन से लोग हैं? ये मैनेजमेंट होती है। तो मैनेजमेंट के अंदर कोई बाहमी ताल्लुक़ आ जाए या आ जाए, लेकिन शेयर होल्डर ने सिर्फ पैसा देना होता है, इसके अलावा उनके आपस में कोई ताल्लुक़ नहीं होता। मतलब मैं शेयर होल्डर हूँ पेप्सी का, कोई और बच्चा शेयर होल्डर है, किसी और शख्स ने शेयर्स परचेज़ किए हैं, वट एवर द डिसीजन विल टेक बाय द कंपनी डैट विल बी टेकन बाय द मैनेजमेंट। मेरे शेयर होल्डर्स के साथ आपस में कोई ताल्लुक़ हो या ना हो, डैट इज़ नॉट अ कंसिडरेबल एक्टिविटी। ठीक हो गया। इसके बाद है ईज़ ऑफ कैपिटल एक्यूमुलेशन। यहाँ पे हमने एक बात याद रखिएगा कि सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में जब भी हम पैसों की बात करते हैं तो जितने पैसे एक बंदा लगा दे या पार्टनर लगा दे उतने ही पैसे कंपनी को मिलते हैं। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? ईज़ ऑफ कैपिटल एक्यूमुलेशन। पैसा इकट्ठा करना इसमें बड़ा ही आसान है। जबकि जब हम बात करते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के ऊपर या पार्टनरशिप के ऊपर, इट इज़ वेरी मच डिफ़िकल्ट फॉर देम टू क्रिएट मनी, क्योंकि उनके जितने कैपिटल, उनके जितने एसेट्स हैं, बस जितना उनके पास है उतना ही क्रिएट हो सकता है। जबकि हम जब कैपिटल एक्यूमुलेशन की बात करते हैं इन केस ऑफ कॉरपोरेशन, वहाँ पे चीज़ें बड़ी आसान हो जाती हैं।
उसकी रीज़न ये होती है कि कॉरपोरेशन के अंदर हमारे पास क्या होता है, वी जस्ट हैव टू विजिट द रजिस्ट्रार ऑफिस, विल हैव टू रजिस्टर द शेयर्स, आफ्टर दैट रजिस्ट्रेशन you will have the capital by issuing the shares in the market. ठीक है, तो कैपिटल फॉर्मुलेशन इज ईजियर एज कंपेयर टू पार्टनरशिप, एज कंपेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक हो गया। इसके बाद हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, इसके बाद कुछ डिसएडवांटेजेस हैं कॉरपोरेशन के। The very first disadvantage of the corporation is the government regulation. We are bound to government rules. हमने गवर्नमेंट को फॉलो करना है। गवर्नमेंट ने जो कॉरपोरेशन के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस, टैक्सेस अप्लाई करने हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशन डिसाइड किया, फॉर एग्जांपल वी आर लिविंग इन पाकिस्तान, इट इज़ डिसाइडेड दैट द गैस सप्लाई विल बी टू द कॉरपोरेट सेक्टर 2 days a week। अब ये गवर्नमेंट का रूल है, गवर्नमेंट ने कह दिया कि जी 2 दिन गैस सप्लाई होगी। तमाम कंपनीज 6 बजे कोरोना की वजह से बंद हो जाएंगी। दैट इज़ ए गवर्नमेंट रेगुलेशन, वी हैव टू फॉलो इट। सोल प्रोप्राइटरशिप में ये चीज़ें आसान होती हैं क्योंकि हम किसी रिस्ट्रिक्शन में नहीं आते, हमारी कोई रजिस्ट्रेशन ज़्यादातर नहीं होती। एक बार्बर की शॉप है, वो चला के 6 बजे के बाद भी चला के बैठा होता है, अगर पुलिस वाले वहाँ पे मतलब विज़िट ना करें, वो खोल के बैठा है, उसकी बिज़नेस है अपना, वो कर रहा है। लेकिन क्योंकि कंपनीज दे हैव द रजिस्ट्रेशन, दे आर बाउंड टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन बाय द गवर्नमेंट, दे हैव टू फॉलो इट। ठीक है, गवर्नमेंट रेगुलेशंस इनके ऊपर सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। दूसरा डिसएडवांटेज इज़ कॉर्पोरेट टैक्सेस। whenever you will be under the corporation you will have to pay heavy taxes। अब इसमें सबसे अच्छा एक एग्जांपल हम दें कि जो हमारा जो है ना, जैसे हम एक एग्जांपल पे बात करते हैं कि जो इनकम टैक्सेस हैं वो बढ़ जाते हैं कॉरपोरेट सेक्टर के लिए। ठीक है, आपके जो यूटिलिटी एक्सपेंसेस होते हैं, यूटिलिटी बिल्स होते हैं, उनमें टैक्सेस, उसके रेट्स बढ़ जाते हैं, उसके ऊपर टैक्सेस ज़्यादा पे करने पड़ते हैं आपको। आपका जो एक डोमेस्टिक मीटर है उसके ऊपर जो पर यूनिट आप पैसे पे करते हैं वो 5 रुपये है, लेकिन जो कमर्शियल मीटर है उसके ऊपर आप 20 रुपीज़ पर यूनिट पे कर रहे होते हैं। तो टैक्सेस बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट होते हैं। फिर इनकम के ऊपर फिर आपको बहुत सारे जो एक्टिविटीज़ होते हैं उनमें सपोर्ट करना होता है गवर्नमेंट को, तो आप हैवी टैक्सेस पे करते हैं। तो ये दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ द कॉरपोरेशन। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद क्या होता है कि हमारे पास अगला कॉन्सेप्ट है द कॉन्सेप्ट ऑफ द सेकेंड टॉपिक ऑफ योर बुक इज़ कॉरपोरेट organization and management। The first activity in the corporate organization and management is basically the activity of incorporation। incorporation का मतलब क्या होता है कि आपने अपनी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करा, इनकॉर्पोरेट करवाना है। It means you will have to get the registration from the registrar sitting as SECP office, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऑफिस में रजिस्ट्रार बैठा है, आपने उसके पास जाना है, आपने उसकी रजिस्ट्रेशन करानी है। ठीक हो गया। इसके बाद क्या है, ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेंसेस। ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेंसेस another activity that you have to consider while getting the registration is to pay organization expenses। ये जो इनिशियल फीसेस होती हैं अपने इनकॉर्पोरेशन के ऊपर, अपनी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होती हैं, उसको आपने उसके एक्सपेंसेस जो पेयर करने होते हैं, आपको फ़ीस भरनी होती है। इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट जो है ना डॉक्यूमेंटेशन है, जिसमें मेमोरेंडम है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, उसकी फ़ीसेस पे करनी होती हैं। तमाम एक्टिविटीज़ आपको कंसीडर करके चलना होता है। फिर आपको क्या कहते हैं, अपने एसेट्स क्रिएट करने होते हैं, उनके ऊपर आप एक्टिविटी कर रहे होते हैं। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है मैनेजमेंट ऑफ कॉरपोरेशन। हमने इस मैनेजमेंट के ऊपर बात की हुई है।
हम ज़रा रिकॉल करते हैं कुछ चीज़ें। सबसे पहले होते हैं स्टॉक होल्डर्स, जिनका कंपनी में स्टॉक है, मतलब दे आर हैविंग अ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिलेशनशिप विद द कंपनी। उसके बाद हमारे पास आते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो कि एज अ मैनेजर डील करेंगे ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ को। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन कौन लोग आते हैं? प्रेसिडेंट आते हैं, वाइस प्रेसिडेंट आते हैं और अदर ऑफिशियल्स आते हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया। इसके बाद प्रेसिडेंट के बाद आते हैं एम्प्लॉयज़ ऑफ द कॉरपोरेशन, जो हमारे सबऑर्डिनेट्स होते हैं। ये तमाम पैरामीटर्स जो है ना, तमाम लोग, ये तमाम के तमाम लोग क्या बनते हैं? एक ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करने में हेल्पफुल साबित होते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद है हमारे पास कुछ स्टॉक होल्डर्स के ऊपर बात करते हैं कि स्टॉक होल्डर्स क्या होते हैं, किस तरह से वो कंपनी के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, किस तरह से क्या क्या उनके पास कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है स्टॉक होल्डर्स ऑफ कॉरपोरेशन। स्टॉक होल्डर्स ऑफ कॉरपोरेशन में सबसे पहली बात यह है कि इनके पास, इनके स्टॉक होल्डर्स कौन से हैं? दे हैव परचेज द शेयर्स ऑफ द कंपनी। स्टॉक होल्डर्स कौन से होते हैं? जिन्होंने कंपनी के, स्टॉक होल्डर कह लें या शेयर होल्डर कह लें, कि जिन्होंने कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया है। ठीक हो गया। पहली इनके पास क्या राइट मिलते हैं ऑर्गेनाइजेशन में? इन्हें वोटिंग पावर मिलती है। वोटिंग पावर कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? एजीएम में, एनुअल जनरल मीटिंग। एनुअल जनरल मीटिंग क्या होती है? कि देयर विल बी एन एनुअल meeting in which different agendas, different decisions regarding the organization will be taken। ठीक हो गया। फिर दूसरी बात क्या होती है? अगर इन्होंने कंपनी को कभी छोड़ के जाना है तो इन्हें क्या तो अपने शेयर्स को सेल करना होगा और डिस्पोज ऑफ करना होगा। डिस्पोज ऑफ की एक्टिविटी क्या होती है? कि हम इन्हें पैसे ऑफर कर देते हैं कि ठीक है, इतने पैसे दे दें, आप अपनी इस कंपनी के शेयर होल्डर ना रहें। ये एक्टिविटी क्यों ज़रूरी होती है? दिस एक्टिविटी इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट व्हेन एवर द शेयर होल्डर्स आर नॉट कंफर्टेबल विद द एक्टिविटीज़ ऑफ द कंपनी। शेयर होल्डर्स कहते हैं नहीं, हम आपकी एक्टिविटीज़, आप जो भी डिसीजन ले रहे हैं, हम इसके साथ मतलब वो नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है। तो उस पर हम क्या कहते हैं कि ठीक है, अपने शेयर्स को सेल करें या डिस्पोज ऑफ करें और अपना पैसा लेके आप जा सकते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद क्या है? प्रिमिटिव राइट का कॉन्सेप्ट है। अच्छा, प्रिमिटिव राइट को इससे पहले कि मैं समझाऊं, इसे ज़रा एक बार पढ़ते हैं ताकि आपके जहन में कुछ चीज़ें क्लियर हो। परचेज देयर प्रोपोर्शनल शेयर्स ऑफ एनी कॉमन स्टॉक लेटर इशूड बाय द कॉरपोरेशन। द प्रिमिटिव राइट प्रोवाइड्स प्रोटेक्ट शेयर होल्डर्स प्रोपोर्शनेट इंटरेस्ट इन द कॉरपोरेशन। यानी जब भी ऑर्गेनाइजेशन कभी कोई नया शेयर इशू करेगी, फॉर एग्जांपल हमने फर्स्ट टाइम शेयर्स इशू किए थे 1 लाख शेयर्स, ठीक है। लेटर वी आर विलिंग टू शेयर मोर 1 लाख शेयर्स, हमने सोचा है कि हम 1 लाख और शेयर्स इशू करते हैं, ठीक है। अब ये 1 लाख और शेयर्स जब भी हम कंपनी में इशू करने की कोशिश करेंगे, सबसे पहला हम जो ऑफ़र करेंगे वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को करेंगे। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि उनका प्रिमिटिव राइट, यानी जो उनकी जो परसेंटेज है कंपनी के ऑनरशिप में, वो बरकरार रहे। हमने पहले 100 शेयर्स इशू किए थे, एक बंदे के पास 50 शेयर्स थे, तो ही हैड द 50% ऑनरशिप। नाउ वी आर विलिंग टू सेल मोर 100 शेयर, so we are offering the sale of वी आर ऑफरिंग द पर्सन टू परचेज मोर शेयर। अगर वो और 50 परचेज कर लेता है तो टोटल शेयर्स कितने हो जाएंगे? 200, और उसके पास कितने आ जाएंगे? 100 शेयर। तो उसका 50% जो प्रोपोर्शनेट इंटरेस्ट है कंपनी में वो कायम रहेगा। तो प्रिमिटिव राइट हम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को देते हैं। ठीक हो गया। फिर उसके बाद क्या है कि डिविडेंड रिसीव करने की ऑनरशिप मिलती है एक शेयर होल्डर को। डिविडेंड रिसीव करने की ऑनरशिप कह लें या आप कह लें कि राइट मिलता है एक बंदे को जो कि शेयर होल्डर होता है कंपनी का। ठीक हो गया। उसके बाद है शेयर्स इन एनी एसेट रिमेनिंग आफ्टर क्रेडिटर्स आर पेड व्हेन एंड इफ द कॉरपोरेशन इज लिक्विडेटेड। यानी जब भी, व्हेन एवर द ऑर्गेनाइजेशन विल बी लिक्विडेटेड, ऑर्गेनाइजेशन लिक्विडेट हुई,
पहले हमने किसे पे करना है, डेट होल्डर्स को। डेट होल्डर्स कौन है, जिन्होंने कर्जा दिया था, दे वर नॉट द ऑनर्स, दे पेड द डेट टू द कंपनी। पहले हम पे किसे करेंगे, डेट होल्डर्स को। उसके बाद एसेट्स में वट एवर द अमाउंट रिमेन, वट एवर द एसेट्स रिमेनिंग, दैट विल बी गिवन टू द शेयर होल्डर्स। वो एसेट फिर हम शेयर होल्डर्स को दे देंगे। ठीक हो गया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, the next topic we have is basically the basics of capital stock. पहली बात है कि ऑथराइज्ड स्टॉक कौन से होते हैं। ये आपकी बुक का पेज नंबर आई थिंक 503 है। पेज नंबर 503 पे हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, ऑथराइज्ड स्टॉक। ऑथराइज्ड स्टॉक कौन से होते हैं, अबाउट विच वी गॉट द रजिस्ट्रेशन टू इशू फ्रॉम द रजिस्ट्रार। इसकी हम ऑथराइजेशन लेते हैं रजिस्ट्रार से कि सर हम इतने शेयर मजाज हैं सेल करने के। वी हैव द अथॉरिटी, वी हैव द राइट, वी हैव द परमिशन टू सेल दीज नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है। फिर उसके बाद है सेलिंग और इशूइंग स्टॉक। सेलिंग और इशूइंग स्टॉक कौन सा है, जो कि हम ऑथराइज हमने कितने शेयर्स ले लिए, फॉर एग्जांपल 1 मिलियन ले लिए। वी हैव द ऑथराइजेशन टू इशू 1 मिलियन शेयर्स। ठीक है। उन 1 मिलियन से वी हैव टेकन अ डिसीजन कि हम 5 लाख शेयर्स को इशू करते हैं। ठीक है। ये 5 लाख शेयर्स क्या हैं, ये इशूड शेयर्स हैं। हमने डिसीजन लिया है कि हम 5 लाख शेयर्स को इशू कर देते हैं। ठीक हो गया। अब इसके ऊपर क्या है, वो 2-3-4 चीज़ें आएंगी कि 5 लाख शेयर्स को किस अमाउंट पे सेल करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ स्टॉक। मार्केट वैल्यू ऑफ स्टॉक का मतलब क्या है कि आपके शेयर्स जो है ना, 5 लाख शेयर्स, जब हमने रजिस्ट्रेशन करवाई थी ना, एट दैट टाइम वी हैव टू टेल टू द रजिस्ट्रार डेट व्हाट विल बी द पार वैल्यू ऑफ योर शेयर। पार वैल्यू कितनी होगी, जो पाकिस्तान में मोस्टली शेयर की पार वैल्यू होती है वो 10 रुपीज़ होती है। ठीक हो गया। मार्केट वैल्यू मीन्स व्हाट इज़ द वर्थ ऑफ योर शेयर इन द मार्केट। इट डिपेंड्स ऑन द गुडविल ऑफ द कंपनी। ये कंपनी की गुडविल पे डिपेंड करता है। इन व्हाट सेंस, क्वेश्चन अराइज होगा आपके माइंड में कि किस सेंस में सर गुडविल। अब एक PIA का शेयर जो है ना वो 5 रुपये का है। सर पार वैल्यू तो 10 रुपीज़ की है, लेकिन उनकी गुडविल इस हद तक ख़राब हो गई है कि कोई उन पर 5 रुपये भी खर्च नहीं करना चाहता, तो 5 रुपये की वैल्यू है। लेकिन एग्रो फूड्स के शेयर की वर्थ मार्केट में 370 प्लस है। क्यों? क्योंकि उनकी इतनी अच्छी गुडविल है, उनकी इतनी अच्छी सेल है, उनकी इतनी अच्छी मार्केट वैल्यू है कि दे हैव द मार्केट इन विच दे कैन सेल द शेयर एट 370 रुपीज़। उनकी कंपनी मार्केट के अंदर 370 में अपने शेयर्स को सेल करने के काबिल हुई पड़ी है। ठीक हो गया। अब इसके बाद है वी हैव डिफरेंट क्लासेस ऑफ शेयर्स। ये एक और टॉपिक है। क्लासेस ऑफ शेयर्स में पहला क्या है, प्रेफर्ड शेयर्स, दूसरा है कॉमन शेयर्स। पहला है प्रेफर्ड शेयर्स, दूसरा है कॉमन शेयर। प्रेफर्ड शेयर्स क्या होते हैं कि वी विल प्रॉमिस देम दैट सर व्हेन एवर यू विल हैव द प्रॉफिट यू विल बी गिवन द डिविडेंड। डिविडेंड में आपको प्रेफरेंस दी जाएगी, आप हमें अपना पैसा दें, आप हमारे शेयर्स को परचेज करें, तो you will give the preference in the dividend, but no contribution in decision making. ठीक हो गया। कॉमन शेयर्स, कॉमन शेयर्स क्या हैं कि कॉमन शेयर होल्डर्स कौन से होते हैं कि दे विल नॉट हैव द
नो प्रेफरेंस इन डिविडेंड, डिविडेंड में इन्हें प्रेफरेंस नहीं दी जाएगी, ठीक हो गया, इन्हें कोई प्रेफरेंस डिविडेंड में नहीं दी जाएगी, बट दे हैव देयर वॉइस इन डिसीजन मेकिंग, अपनी जो वॉइस है डिसीजन मेकिंग में यूज़ करते हैं, ठीक हो गया। इसके बाद क्या है हमारे पास, एक और कॉन्सेप्ट है पार वैल्यू का। पार वैल्यू स्टॉक कौन से होते हैं कि वो स्टॉक जो कि जिनकी कोई ना कोई प्री डिसाइडेड वैल्यू होती है। पार वैल्यू मीन्स, पार वैल्यू स्टॉक इज बेसिकली अ स्टॉक हैविंग अ रजिस्टर्ड वैल्यू, हैविंग देयर लीगल वैल्यू, ठीक है। पार वैल्यू का कॉन्सेप्ट क्या है कि हमने कह दिया 10 रुपीज़ इज़ द पार वैल्यू ऑफ द स्टॉक, हमने पहले से उसकी रजिस्टर्ड वैल्यू डिसाइड कर लिया। बट देर इज़ अनदर कॉन्सेप्ट नो पार वैल्यू स्टॉक इन विच वी गॉट द रजिस्ट्रेशन ऑफ द शेयर्स फ्रॉम द रजिस्ट्रार बट वी टुक इट ब्लैंक, हमने उसकी कोई भी वैल्यू डिसाइड नहीं की, वी हैव नॉट डिसाइडेड द वैल्यू कि इस शेयर को हम कितने में सेल करेंगे, ठीक हो गया। अब हमने क्या किया, इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट है, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेटेड वैल्यू स्टॉक। स्टेटेड वैल्यू स्टॉक इज बेसिकली अ नॉन पार वैल्यू स्टॉक इन विच वी हैव अ ब्लैंक स्पेस फॉर द स्टॉक। अच्छा, स्टेटेड वैल्यू में क्या है, द नॉन पार, इट इज़ बेसिकली अ नॉन स्टेटेड नॉन पार वैल्यू स्टॉक इन विच वी विल स्टेट द वैल्यू इन द फ्यूचर, यानी हमने जब डिसाइड किया कि अब हम इस शेयर को सेल करते हैं तब हमने उसकी वैल्यू 15 रुपीज़ लिख दिया। व्हेन यू हैव रिटन द वैल्यू नाउ दैट इज़ कॉल्ड द स्टेटेड वैल्यू, आपने उसे स्टेट कितने पे किया है, 15 रुपीज़ पे किया है, ठीक हो गया। इसके बाद क्या है, स्टॉक होल्डर्स इक्विटी का कॉन्सेप्ट आता है। As long as the concept of stockholders equity is concerned, we have total amount of money created from the sale of all the issued शेयर्स, यानी जो हमने तमाम कम शेयर्स को इशू किए हैं उससे जितनी वैल्यू हमारे पास क्रिएट हुई है उसे हम क्या कहते हैं, शेयर होल्ड स्टॉक होल्डर्स इक्विटी। अब इसमें दो चीज़ें आती हैं इसके अंदर, पहला आता है कॉमन स्टॉक एट पार, दूसरी चीज़ इसमें आती है पेड इन कैपिटल। ठीक है, अब इन दोनों में फ़र्क क्या होता है, पेड इन कैपिटल और कॉमन स्टॉक में फ़र्क क्या होता है कि वी डिसाइडेड अ पार वैल्यू ऑफ योर स्टॉक एट 10 रुपीज़। ठीक है, हमने डिसाइड किया था कि हम 100 शेयर्स को सेल करेंगे एट 10 रुपीज़ एंड वी वर एक्सपेक्टेड टू क्रिएट 1000 रुपीज़। ठीक हो गया, 100 शेयर्स 10 रुपीज़ ये किया, हमने सोचा था कि कॉमन स्टॉक की वैल्यू बन जाएगी 1000 रुपीज़। ठीक हो गया, बट व्हेन वी एक्चुअली ऑफर्ड द शेयर्स इन द मार्केट, हमारी गुडविल बहुत अच्छी थी, द पीपल वर विलिंग टू परचेज द शेयर, द डिमांड ऑफ द शेयर्स इंक्रीज। जब डिमांड बढ़ी हमने प्राइस बढ़ा दी, हमने कहा जी हम अपना शेयर को 15 रुपीज़ में सेल करेंगे। ठीक हो गया, अब पार वैल्यू कितनी है, 10 रुपीज़, जो 5 रुपीज़ एडिशनल अमाउंट है ना वो पेड इन कैपिटल इन एक्सेस ऑफ पार, इन एक्सेस ऑफ पार, यानी पार से अबव वैल्यू लेंगे। 10 रुपीज़ उसकी पार वैल्यू है, एक्सेस ऑफ पार कितने हम ले रहे हैं, 5 रुपीज़, तो टोटल 100 रुपीज़ से मल्टीप्लाई कर दें तो ये तकरीबन आपके पास 500 रुपीज़ आपके पास एडिशनल आ गए, तो पेड इन कैपिटल इन एक्सेस ऑफ पार कितने बन जाएंगे, 500 रुपीज़। इस बात को दोबारा समझें, 10 रुपीज़ वॉज द पार वैल्यू, वी वर एक्सपेक्टेड टू सेल 100 शेयर्स, तो हमने कहा कि कॉमन स्टॉक से हम कितने पैसे जनरेट कर लेंगे, 1000 रुपीज़, बट एट द टाइम ऑफ द सेल द मार्केट ऑफर्ड अस अ टोटल वैल्यू ऑफ $15, यानी 15 रुपीज़, तो 10 पार वैल्यू थी, एडिशनल अमाउंट कितनी ले रहे हैं,
₹5. So ₹5 is basically the paid in capital in excess of par. par से ऊपर कितने पैसे ले रहे हैं? ₹5. So 100 शेयर जब ₹5 पे सेल हुए तो कितने पैसे बन गए? ₹500. तो कॉमन स्टॉक कितने के हैं? ₹1000 के. तो अबव that ₹1000 is paid in capital in excess of par. तो आपकी टोटल स्टॉक होल्डर्स इक्विटी कितनी बन जाएगी? ₹1500. That is the end of our that is the end of this video. We will continue our topic in the next video. Till then, Allah Hafiz.